सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः समयसाराय शानुभूत्या चकास्यते चिदस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर चर्चा चल रही थी असंयम, संयम और फिर असंयम। यह जीव अनंत काल से असंयम में है और प्रारंभ के असंयम में रहने का कोई समय नहीं है। धर्मचंद शास्त्री मिथ्यात्व में जीव जब तक चाहे तब तक रह सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। मिथ्यात्व में जब तक उसको रहना हो शांति से रहे, लेकिन संयम में रहने का समय है। वो लास्ट के संयम में फिर संजय भाई जाएगा तो तब जब अनंत काल रहे। प्रारंभ के असंयम में रहने की उसकी मर्जी है, लेकिन लास्ट के असंयम में पहुंचने की बाद उसकी मर्जी भी नहीं चलेगी। सिद्ध भगवान जी माताएं बोलती ना, कभी वीर बन के कभी भी महावीर बन के चले आना हमारे घर पे, हमारा बिल्कुल बगल में मकान। बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल बगल में मकान। कहाँ? मंदिर की बगल में मकान। हे भगवान आ जाना। हे जीव, तुझ पे यदि भगवान प्रसन्न भी हो जाएं और भगवान सोचें कि चलो अब हम धर्मचंद जी शास्त्री के घर पे चले जाएं, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मर्जी भी ख़त्म हो जाती है, इच्छा भी ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ कोई इच्छा रहती नहीं है। लास्ट के असंयम में पहुँच गया जीव, अब वह सोचे भी तो सोच भी नहीं सकता। संजय भाई, कितनी दुर्दशा है, देखो तो जरा। क्या बोले? कितनी दुर्दशा है ये तो सोचो जरा। हे जीव,
वह सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर बैठे सोच भी नहीं सकते। सोचने का तुझे मौका अभी है महावीर भाई छाबड़ा, सोचने का मौका अभी है। जितना सोचना हो, जो सोचना हो अभी सोच ले, और एक बार सोच ले, और सोचने के बाद जब तुझे वो निशान पड़ जाएंगे। देख संजय भाई, अब तुम्हारी बात पे जाते हैं कि असंयम, संयम और फिर लास्ट में असंयम। अब ये वस्तु क्या है? देखो ये पंखा लगा ऊपर, धर्मचंद जी शास्त्री, पंखा नहीं चलाना क्यों? अभी महीना भर पहले तो बैठते नहीं थे महाराज, पंखा चला। मुकेश संगी से पूछो, जहाँ पंखा चल रहा हो तो उसके नीचे जाके बैठेगा, दूसरी जगह नहीं बैठेगा। मुकेश भाई सत्य है कि नहीं? आप बैठो ना पंखे के नीचे, और क्या। अब चलाओ सच्ची पंखे को खूब, और उस पंखे के नीचे बैठो। हे जीव, वह पंखा दिख रहा है संजय भाई, चल रहा कि नहीं? क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? पंखे को करो ना चालू, तुम करो पंखे को। कैसे करोगे चालू? नहीं, जी बोल रहे पंखे को चालू नहीं किया। पंखे को चालू कर सकते तुम? पंखे को चालू कर सकते क्या? तुम क्या बटन चालू करोगे कि पंखा चालू करोगे? हे जीव, हे जीव, पंखा अभी बिल्कुल स्थिर है, स्थिर बैठा हुआ है। उसमें जैसे ही करंट का प्रवाह है, उसमें जैसे करंट का जाएगा, और वह पंखा जो है घूमना प्रारंभ कर देगा, और लास्ट में तुम उसका बटन बंद कर दोगे, उसमें करंट का प्रवाह बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ देर तक घूमता रहेगा। संजय भाई, अब तो नहीं उसमें करंट, अब क्यों घूम रहा है? बोलो ना। हाँ, उसमें थोड़ा सा करंट लगा रहता है उसमें, क्यों? फिर है जीव संस्कार वसात, उसके जो बहुत देर के घूमने के संस्कार थे ना, वह बहुत देर के घूमने के संस्कार उसमें पड़ चुके, और वह जो संस्कार उसमें आ गए, तो लाइट बंद करने के बाद, करंट का कनेक्शन निकालने के बाद, वह संस्कार वसात और भी घूम रहा है। ऐसे है संजय भाई, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। धर्मात्मा कौन है? निश्चयोन्मुखी व्यवहारी। कौन? व्यवहारोन्मुखी व्यवहारी न धर्मात्मा ने। व्यवहारोन्मुखी व्यवहारी। माता समझ में आ रहा नहीं आ रहा? धर्मचंद जी शास्त्री, क्या समझ में आ रहा बताओ? क्या समझ में आ रहा? निश्चयोन्मुखी व्यवहारी, व्यवहारोन्मुखी व्यवहारी, व्यवहारोन्मुखी निश्चय, और निश्चयोन्मुखी निश्चय। जी चार बातें बताई ना, चार बातें समझ में आई कि नहीं? मुकेश संगी, समझ में आ गई? हे जी, इस चार में क्या नाम उसका, नितिन नाम, क्या नाम है? नहीं, नाम भूल जाते, तेल वाले का, नीरज, नीरज, नीरज भाई, इन चार में कितने सम्यक दृष्टि हैं? नहीं, दो,
निश्चयोन्मुखी व्यवहारी और व्यवहारोन्मुखी निश्चय। अभी बताते हैं। 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं उनको नीचे लौट करके आना है। व्यवहारोन्मुखी हो रहे कि नहीं है निश्चय में, लेकिन व्यवहार के उन्मुख हो रहे। 6वें में आ रहा था, 6वें से 7वें से 6वें में आए कि नहीं, 6वें में व्यवहार है कि नहीं, 7वें में व्यवहार है क्या, अल्प है, कुछ उसका मतलब नहीं, ठीक है ना। तो कम व्यवहार से ज़्यादा व्यवहार में आए कि नहीं, तो व्यवहारोन्मुखी निश्चय हो गए कि नहीं। संजय भाई ठीक है। तो चार जीव, 4 में से 2 मिथ्या दृष्टि और 2 सम्यक दृष्टि। जो निश्चयोन्मुखी निश्चय है वह बेचारा मिथ्या दृष्टि है। अब वो वहाँ नहीं लेना, कौन श्रेणी में नहीं लेना, क्योंकि श्रेणी में तो निश्चयोन्मुखी निश्चय ही है, ठीक है, वहाँ तो सम्यक दृष्टि है। लेकिन निचले गुणस्थान में निश्चयोन्मुखी होकर के निश्चय बन रहा है तो वह घोर मिथ्या दृष्टि है। और जो व्यवहारोन्मुखी व्यवहारी है वह भी दीर्घ संसारी है। कैसा देखो, यदि हम ज़्यादा खोलेंगे संजय भाई तो देखो बहुत सारा खोलेंगे तो कल से संख्या कम हो जाएगी। यदि ज़्यादा खोल देंगे तो कल से संख्या कम हो जाएगी। हे जीव, सच्चा श्रावक वह है जो निश्चयोन्मुखी व्यवहारी है। सही श्रावक सम्यक दृष्टि वह है जो निश्चयोन्मुखी व्यवहारी है, अपने अंदर में निश्चय को रखे है और बाहर में व्यवहार का काम कर रहा है, और अंदर में निश्चय को रख करके और बाहर में व्यवहार को छोड़ बैठे और निश्चय करे तो मिथ्या दृष्टि है। और अंदर में निश्चय ना रख करके बाहर में व्यवहार का काम करे तो मिथ्या दृष्टि है। हे जीव, अंदर में निश्चय रखा है, कहाँ से प्रारंभ हुआ? अंदर का निश्चय कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहले गुणस्थान से। पहले गुणस्थान से। मनफूल लाल जी, समझ में नहीं आ रहा? इतना सरल तो विषय है, कोई कठिन थोड़ी है। चलो सरल करते हैं। मनफूल लाल जी, तुम्हारे घर में नोट रखे कि नहीं? बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। अब देखो, नोटों की चर्चा करो तो बेचारे शांत हो जाते हैं। धर्मचंद जी शास्त्री, नोट रखे कि नहीं? जोर से बोलो ना, धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? घर में नोट रखे कि नहीं? खूब रखे। हाँ देखो, अब जो खूब नोट रखे वो कब से रखे? कब से रखे? तुम जब जन्म हुए थे तभी से। जैसे देखो, जब धर्मचंद शास्त्री का जन्म हुआ, इनके पास मतलब नोट होंगे लेकिन इनकी कमाई के नहीं थे, ठीक है। जैसे बड़े हुए इन्होंने अपनी तिजोरी में जोड़ना प्रारंभ कर दिए और उस तिजोरी को भरना प्रारंभ कर दिए और उस लक्ष्य को लगा करके, और फिर आखिरी में सारे नोट की तिजोरी भी, हल्ला नहीं करो, शांति से बैठो। आखिरी में वह नोट की तिजोरी तो छूट गई, लेकिन उसके संस्कार बचे कि नहीं? संजय भाई, नहीं आ रहा समझ में? उसके संस्कार बचे कि नहीं? इनसे पूछो। नंदलाल जी, संजय भाई से पूछते। संजय भाई, तुम कभी दिल्ली गए दिल्ली, और दिल्ली में तुम्हारी जेब कटी कभी? कभी नहीं कटी।
क्या कर रही थी यहाँ से वहाँ? यदि तुम दिल्ली जाओ और तुम्हारे जेब के सारे पैसे कट जाएं, अब तुम्हें कैसा लगेगा? जेब के पैसे कट गए और जेब के पैसे कटने के बाद अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब तुम वहाँ एक कटोरा लेकर के बैठोगे कि नहीं? क्यों? अच्छा, तो व्यवस्था होगी तो बैठ जाओगे कटोरा लेके। हे जीव, जेब के तो कट गए, लेकिन घर में तो रखे कि घर के ही कट गए? घर के तो करके तो रखे हैं ना। तो ऐसे हैं जीव, समझ मेरी बात कि जेब के तेरे भले कट गए, लेकिन घर में जो रखे थे उसका तुझे संस्कार तो है। ऐसे हुए 8वें। कौन जी बातें कर रहा है? ए माताओं, नरक जाना है? पूछो कौन सी माता को जाना है, खड़ी कर दो इसको। संजय भाई, जेब के पैसे तुम्हारे भले कट गए, जेब के पैसे भले कट गए, लेकिन घर में तो रखे हैं। ऐसे जो मुनिराज श्रेणी पर चढ़ गए, उनके बाहर का द्रव्य पुण्य भले कट गया, लेकिन भाव पुण्य तो बचा है। और अंदर का जो पुण्य था, अंदर की जो परिणति थी, अंदर के जो कर्म थे, अंदर का जो उदय था, वह तो प्रति समय चल रहा है। और उस प्रति समय चलते हुए समय को उन्होंने और संभाल लिया है। इसलिए अब उनके देखो, एक भिखारी के पास भी पैसा नहीं है, एक भिखारी के पास भी पैसा नहीं है, और एक उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है जिसने अपना सारा त्याग दिया है। दोनों के चेहरे में अंतर है कि नहीं? पैसे तो दोनों के पास नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, जेब में तो दोनों के पास कुछ नहीं, चेहरे पे क्या अंतर आएगा? और क्यों अंतर आएगा? संजय भाई, दोनों में अंतर आएगा, दोनों में अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा और क्यों अंतर आएगा? हे जीव, नहीं आ रहा समझ में, और समझाते हैं। देखो, तुमने कभी सागवान का पेड़ देखा कि नहीं? किसी ने नहीं देखा। धर्मचंद जी शास्त्री, सागवान बोलते, तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ, लकड़ी आती ना, पेड़ देखा उसका? और पीपल का पेड़ देखा? जेठ के महीने में कौन सा पेड़ हरा रहता है? नहीं देखा तुमने? नहीं देखा तुमने? अब देखो, एक पीपल का पेड़ भी लगा है और एक सागवान का पंडित जी पेड़ भी लगा है, लेकिन जेठ के महीने में पीपल के पेड़ में हरे हरे पत्ते आते हैं और सागवान के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। क्यों? जबकि पानी दोनों को नहीं मिल रहा है। अब जी पीपल का पेड़ क्यों हरा हो रहा है? हे जीव, पीपल के पेड़ ने अपनी जड़ें नीचे मजबूती से गाड़ रखी हैं, और जहाँ तक पानी है वहाँ उसने अपनी जड़ें नीचे जा कर के और नीचे से पानी खींच रहा है। और सागवान की जड़ें जो हैं वो मात्र ऊपर हैं, इसलिए उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे जिसकी जड़ें पुण्य की कर्म में घुसी हुई हैं, उसके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन अंदर की जो जड़ें हैं ना, वह चेहरे को चमकाएंगी। पंडित जी साहब, देखो पंडित जी साहब, सत्य बताना, तुम कौन सी क्रीम लगाते हो? नहीं, फेयर एंड लवली लगाते हो कि और कौन सी आती है, हमें तो पता नहीं। कौन सी लगाते हो? बोलो ना।
नहीं, और बाहर की तो लगाते होगे। हे जीव, हे जीव, संजय पंडित जी कोई क्रीम नहीं लगाते बोले, ठीक है ना, लेकिन उनका चेहरा देखो खड़े होके। संजय भाई खड़े हो जाओ, देखो कैसा लग रहा है उनका चेहरा, चमक रहा है ना। तो बिना क्रीम के चमक रहा, कौन सा चमत्कार है। आचार्य समंतराद स्वामी कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम इष्टवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। भगवान की भक्ति करने से सुरेंद्र टोंगिया सुंदर रूप प्राप्त होता है। और इष्टवनात्, अब वो तो देखो फ्रेंड लवली लगा ली तो क्या करें, लगा बैठ जाओ, ठीक है। ये भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। और इष्टवनात् कीर्ति तपोनिधिषु, और भगवान का इष्टवन करने से लोक में कीर्ति फैलती है। जितना भगवान का स्तवन करेगा उतनी लोक में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। और जितनी भगवान की पूजा भक्ति करेगा उतना तुझे अगले भाव में सुंदर रूप मिलेगा। अब बेचारा देखो भगवान की भक्ति तो करना चाहता नहीं है, और बेचारा काला कलूटा हो गया। अब फेयर एंड लवली लगा लगा करके परमचंद टोंगिया तुम तो नहीं लगाते। हे जीव, हे जीव, यह तेरी परिणति तभी काम करेगी जब अंदर की तेरे पुण्य की जड़ें मजबूत होंगी, वरना कितना बाहर से कुछ भी लपेट ले तेरा कुछ होने वाला नहीं है। अंदर से पुण्य की जड़, पूर्व भाव में तूने भगवान की भक्ति की होगी तो सुंदर रूप मिलेगा, और स्तुति की होगी तो तेरी यश कीर्ति फैलेगी, और नहीं किया है तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। अब ज्ञानचंद जी तो सोचता महाराज हम तो नोटों पे बैठेंगे तो हमारी स्थिति फैलेगी। अब वो दिन रात भी खुद बेचारा रात में भी जोड़ता रहता, दिन भर में जोड़ता रहता, दिन भर जोड़ता रात में गिनता है। हे जीव, नोट जोड़ने से तेरी कीर्ति फैलने वाली नहीं है, नोट जोड़ने से कीर्ति फैलने वाली नहीं है। जितनी भगवान की स्तुति करेगा उतनी तेरी कीर्ति फैलेगी, और जितनी भक्ति करेगा उतना अच्छा रूप तुझे मिलेगा। यह कार्य कारण भाव है। ऐसे संजय भाई अपने विषय पे आ जाओ कि वह मुनिराज जो हैं उनके पास संयम की, जब उन्होंने संयम पाला था और संयम पालने के बाद संयम छोड़ दिया, फिर भी वह संयम की उनके संस्कार चल रहे हैं। इतने उस संयम में मग्न हो गए थे, इतने उस संयम में मग्न हो गए थे, व्यवहारोन्मुखी निश्चयी और निश्चयोन्मुखी व्यवहारी। संयम में क्या करना पड़ता बताओ माताओं, संयम में क्या करना पड़ता। महाराज क्या करना है, एक थाली रखी रहेगी, दूसरी थाली होगी तो मंदिर में आएंगे तो मंदिर में द्रव्य मिलेगी तो इसमें से इसमें डाल देंगे, स्वाहा स्वाहा हो गया हमारा का। हे जीव, नहीं हुआ। वह निश्चय की दृष्टि बनती कहाँ से है संजय भाई, निश्चय की दृष्टि बनती कहाँ से है, बोलो ना। देखो विषय थोड़ा सा जटिल है। अब वो जो विषय चल रहा था ना बहुत दिन से, तो हम सोच रहे अब 2-4 दिन बचे तो पूरा हो जाए, वरना फिर संजय भाई अधर में लटके रहेंगे। संजय भाई, निश्चयोन्मुखी व्यवहारी मिथ्या दृष्टि जो था वो व्यवहारोन्मुखी व्यवहारी था, और उसके जो व्यवहारोन्मुखी में थोड़ा सा निश्चय आया और वह निश्चयोन्मुखी व्यवहारी हुआ तो वह सम्यक दृष्टि हो गया। चौथे गुलिस्तान से देखो, क्या नाम किससे पूछें, जो दुकान चलाता आदमी, आज दुकान खोली,
आज दुकान चला रहा है और दुकान चलाते 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 बाहर में सबको दिख रहा है, देखो इसकी दुकान पे 20 ग्राहक खड़े, इसकी दुकान खूब चल रही और खूब चल रही, सबको दिख रहा है, लेकिन अभी उसको हो सकता मुनाफा नहीं हो रहा हो और धीरे धीरे तो ग्राहक आने लगा और उसमें उसने थोड़ा सा मुनाफा निकालने लगा। अब उसकी दुकान वास्तव में चलने लगी। संजय भाई, मिथ्या दृष्टि सर्वप्रथम व्यवहार की क्रियाओं में लगा और व्यवहार की क्रियाओं में लगे उसने जरा सी निश्चय की दृष्टि बनाई और अपनी आत्मा के ऊपर उसकी दृष्टि चली गई और वही क्रियाएं बाहर से कर रहा था और दृष्टि अंदर में चली गई, हो गया सम्यक दर्शन। अब क्या करेगा? अब तो छोड़ देगा ना सब। संजय भाई, अब सब बाहर का छोड़ देगा। अब हमें पूजा नहीं करना, अब हमें अभिषेक नहीं करना, अब हमें स्वाध्याय नहीं करना, अब तो हमारी दृष्टि बन गई। हे जीव, बने भली है लेकिन अभी इतनी पक्की नहीं है कि तू नीचे से छोड़ दे। अब धर्मचंद जी शास्त्री थे और इन्होंने छत ढलवाई, छत मकान बनाया, छत ढलवाई, नीचे से उसने बल्लियाँ लगाई थी और बल्ली लगाई और ऊपर छत ढाल के मिस्त्री चला गया। अब धर्मचंद जी शास्त्री दूसरे दिन बोले, अब तो छत ढल गई जी, लकड़ियाँ काहे को लगी? दूसरे दिन क्या किया धर्मचंद जी शास्त्री ने कि जी छत तो ढल गई, छत तो बन गई, जो तो बनाने के लिए लगाई थी, और दूसरे दिन सारी वो लकड़ियाँ जो थी वो निकाल के बाहर रख दी। क्या हुआ धर्मचंद जी शास्त्री? क्या होगा बताओ? सारी छत जो गिट्टी रेता नीचे से ऊपर उठा कर के ऊपर चढ़ाई थी वो फिर से वहाँ जहाँ के तहाँ नीचे आ जाएगी। क्यों? संजय भाई देखो, फोन नहीं करो, सुनो हमारी बात। क्यों नीचे आई? हे जीव नीरज भाई, समझ मेरी बात। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में निश्चय की छत डाली है, लेकिन अभी वह इतनी पक्की नहीं है कि अपने दम पे सधी रह सके। अभी मात छत डली है पंडित जी, अभी लकड़ियाँ लगी रहने दो, अभी लकड़ियाँ लगी रहने दो। कहाँ निकालना? जब 15-20 दिन हो जाए तब निकालना। ऐसे है जीव, चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय की छत ढलती है, लेकिन वह जो निश्चय की छत ढली है वह व्यवहार की बल्लियों पे सधी है। बहुत जटिल है संजय भाई, समझा देना विचारों को जो कपड़े लपेट के घूम रहे और व्यवहार को छोड़ रहे। हे जीव, अभी तुम्हारी बल्लियाँ लगी हैं और उन बल्लियों के ऊपर तुम्हारी छत ढली है। अभी व्यवहार की बल्लियाँ लगी रहने दो पंडित जी। कब तक? जब तक छत तुम्हारा पक्का ना हो जाए। और तुम्हारा छत पूर्ण रूप से पक्का कब होगा? जब 8वें गुणस्थान में जाओगे, जब तुम्हारा निश्चय का छत इतना मजबूत हो जाएगा, अब मुझे बल्लियों की आवश्यकता नहीं, मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो रह सकता हूँ। 7वें गुणस्थान में भी अभी आश्रय की आवश्यकता है। पंडित साहब कुछ कहना तो नहीं है? देखो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। 7वें गुणस्थान में भी आश्रय की आवश्यकता है। किसके आश्रय की? हे जीव,
जब तक तुम 7वें से 8वें में नहीं जाएगा तो 7वें में रहने का समय नियत है और वह अंतर मुहूर्त है, और तुझे नीचे आना ही पड़ेगा। और 6वें में आएगा तो 6वें में व्यवहार निभाना पड़ेगा। पंडित जी साहब, 6वें में आएगा तो व्यवहार निभाना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, व्यो निश्चय की छत जो ढलना प्रारंभ होती है वह 4थे गुणस्थान से होती है, लेकिन जब छत ढलती है तो व्यवहार की वल्लियां खड़ी होती हैं और उन व्यवहार की वल्लियों पे छत ढलती है। अब एक आदमी बेचारा राजेश जोला ने क्या किया, बेचारे ने बल्लियां तो खड़ी कर दी लेकिन छत नहीं ढाल रहा है। संजय भाई देखो संसार में भूल कहाँ चल रही है। अब जो देखो आगे राकेश संगी तो इतना होशियार है, राकेश ही नाम ना इसका। राकेश संगी तो इतना होशियार है बेचारा। एक दिन ज्ञानचंद जी ने बोली ली, काय की ली थी बोली है, अभी बोली छत्र की है। एक दिन छत्र की बोली ली ज्ञानचंद जी ने, और वहाँ भजन बजा ज्ञानचंद जी के लिए नचने के लिए, और वो जल्दी आ गया और नच लिया उसने फ्री में। वो फ्री में आकर के बीच में घुस गया और उनके हिस्से का ले गया। हे जी समझ मेरी बात, बस बात क्या चल रही थी। हाँ, राजेश जोला इतना होशियार है कि राजेश जोला ने क्या किया, बेचारे ने बल्लियां तो खड़ी कर दी लेकिन छत नहीं ढाल रहा है। और बेचारा संजय भाई क्या कर रहा है कि बोल रहा महाराज जब बल्लियां निकालना है तो लगाना क्यों, ढालना तो छत है ना, तो छत डालो ना तुम। अब देखो संजय भाई, मिस्त्री आया, मिस्त्री से तुमने क्या बोला, मिस्त्री ने बोला कि एक काम करो, बल्लियां लकड़ियां लेकर के, बल्ली जानते ना तुम लोग, क्या बोलते हो, बल्ली बोलते ना, तो बल्लियां लेके आओ, छत ढालना है और 15 दिन बाद निकाल देना। तो संजय भाई इतना होशियार कि मिस्त्री से बोला कि जब निकालना है तो लगाना क्यों, तुम तो छत ढाला सीधे। तो जिस लगाने निकालने के काम हमारे यहाँ नहीं होते, तुम्हें तो जो लगाना हो तो हमेशा के लिए लगाओ और निकालना हो तो लगाओ नहीं। राजेश भाई जोला, देखो एक काम करना, वो कहाँ है काला जी, अच्छा यहाँ बैठ गए काला जी, वो त्रिलोक जी ने जलेबियाँ खिलाई थी तुम्हें, हाँ ना तो बोलो, खिला दी ना। कहाँ है वो जलेबियाँ, कहाँ है जलेबियाँ, कहाँ है वो जलेबी, निकाल दी, बोले निकाल दी। हे जीव, जब निकालना थी तो खाई क्यों, जब जलेबियाँ निकालना थी तो खाई क्यों, और खा ली थी तो निकालना नहीं थी। संजय भाई सत्य है कि नहीं, यदि निकालना थी तुमने उनकी, देखो 1 किलो जलेबियाँ सारी तुमने माटी में मिला दी, कम से कम नहीं खाते, निकालना थी तो। महाराज संसार की ऐसी रीत है, जाघर जाही रीत है, एक आवत एक जात। एक वो कहावत आती ना वृक्ष की, गिरता पत्ता यूँ कहे सुनो वृक्ष वनराज, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। यूँ पत्ते की बात सुन बोला यूँ वृक्ष बोला उससे कि जागर जाही रीत है, एक आवत एक जात। पंडित जी, संसार की जा रीत है, मूलचंद जी, संसार की जा रीत है, एक पत्ता आया है, कल वह पत्ता चला जाएगा और दूसरा पत्ता आ जाएगा। एक जाता है, एक आता है, दादाजी चले जाते हैं, पोता आ जाता है।
राजेश जोला, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐसी संसार की ऐसी रीत है कि एक आता है और एक जाता है, दूसरी जलेबियाँ खाता है और आज की जलेबियाँ निकाल देता है। ऐसे संजय भाई संसार की जो रीत है, बिना बल्ली के आज तक किसी की छत ढली का। और जो बेचारे बिना बल्ली के छत ढालना चाह रहे उनको क्या होशियार कहोगे कि नहीं? ऐसे हे जीव निश्चय की जो छत डलती है वह व्यवहार की बल्लियां लगा करके डलती है। नीचे व्यवहार की बल्लियां लगा दे, उसके ऊपर निश्चय की छत ढाल दे और बल्लियां तब तक लगी रहने दे जब तक तेरा छत मजबूत ना हो जाए। और जब तेरा छत मजबूत हो जाए तो फिर तू बल्लियां निकाल लेना। जैसे जैसे देखो, कभी देखना 8 दिन हो गए बल्लियां अपने आप ढीली हो जाती हैं, 15 दिन हो गए अपने आप बल्लियां ढीली हो जाती हैं। लेकिन पहले दिन जो बल्ली की पकड़ थी पंडित जी साहब, पहले दिन जो बल्ली की पकड़ थी वो खूब मजबूत थी, हिलती नहीं थी। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वह छत जैसे जैसे मजबूत होता है वह पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं पड़ती। ऐसे है जीव, जब चतुर्थ गुलिस्तान में निश्चय को छत ढाली थी तो व्यवहार की बल्लियाँ खूब मजबूत थी। 5वें 6वें 7वें में वो जाएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और आगे आगे जाएगा अपने आप व्यवहार की पकड़ ढीली होती जाएगी। अपने आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे गुलिस्तान बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका समय बढ़ेगा और अपनी आत्मा में लीन होगा अपने आप। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, समझो मेरी बात, तुम्हारे कितने पैर हैं? 2 है, 4 तो नहीं है, 2 है ना? तो समझो मेरी बात, दोनों पैर तुम जमीन पे रखते कि नहीं? और आगे बढ़ते हो तो क्या करते हैं? आगे बढ़ते तो क्या करते? पीछे वाला उठाते कि नहीं? तो ऐसे है जीव, जब तू आगे के पैर पर वजन रखता है पीछे का पैर अपने आप हल्का होता जाता है। तो ऐसे जब तू निश्चय के ऊपर वजन रखेगा तो व्यवहार की पकड़ तेरी ढीली हो जाएगी, और व्यवहार पे तू पैर रखेगा तो निश्चय की पकड़ ढीली हो जाएगी। लेकिन एक पैर यदि पूरा उठाएगा तो लुढ़क जाएगा, और एक पैर से चलना चाहेगा तब भी लुढ़क जाएगा। सहारा दोनों का है। देखो संजय भाई, 2 पैर से चलते कि एक से? 2 से चलते ना। तो जब एक पैर पे वजन होता है तो दूसरे पैर का वजन अपने आप ढीला होता है, होता कि नहीं? उसका वजन, लेकिन वह जमीन से छिला हुआ है। और जब दूसरा पैर तुमने उठा करके आगे बढ़े तो उस समय भी नियत है, उस समय भी तुम्हें पक्का है कि आगे जब तक इस पैर पे मैंने वजन रखा है तब तक मैं दूसरे पैर को आगे जमा लूं। बस पंडित जी साहब, ऐसे ही तो धर्म की परिपाटी है। जैसे चलने की परिपाटी है ना, ऐसे ही धर्म की परिपाटी है, निश्चय की, व्यवहार की। हे पुनि संगी, इसको समझेगा तो संगी है वरना असंगी है। सत्य है कि नहीं पंडित जी? इस परिपाटी को समझ लिया, इस परिपाटी को जिसने समझ लिया वो सब संगी हैं, और जो नहीं समझे वो सब असंगी हैं। विवल जोली आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? बोले अब तो कहना ही पड़ेगा ना। जैसे वो कब समय तो हो गए, वो कहावत आती ना कि एक राजा के यहाँ एक चित्रकार गया और कागज़ पे उसने, उस राजा ने सारे चित्रकार बुलाए और चित्रकारों से बोला कि जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। अब एक बेचारा जो कलाकार था, चित्रकार, उसको आता तो था नहीं। अब उसने क्या किया, अपना कोरा कागज दे दिया। बोले राजन, जिसने कभी जीवन में चोरी नहीं करी होगी
मेरा चित्र मात्र उसी को दिखेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। ठीक है ना संजय भाई? क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी? हाँ, जिसने जीवन में कभी चोरी नहीं करी होगी, मेरे इस पेज का चित्र मात्र उसी को दिखेगा, और जिसने चोरी करी होगी उसको मेरा पेज देख, मेरा चित्र दिखेगा नहीं। अब राजा ने 1 मिनट के लिए कागज हाथ में लिया, अब कागज तो कोरा। अब राजा क्या करे? वाह, देखो कितना अच्छा चित्र है, कितना अच्छा चित्र है, सबको दिखाए, देखो मंत्री, हाँ हाँ महाराज बहुत अच्छा है। पूरी सभा में जो है सबने बोल दिया हाँ बहुत अच्छा चित्र है, बहुत अच्छा चित्र है, जबकि दिखा किसी को है जी। तो संसार की कहानी संजय भाई ऐसे ही है, लेकिन ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, निश्चयोन्मुखी व्यवहारी बन। निश्चयोन्मुखी व्यवहारी होगा तो तेरा कल्याण होगा। निश्चय की छत डाल, व्यवहार की वल्लियाँ लगा रहे, और व्यवहार की वल्लियाँ लगी रहने दो। कब तक मत निकालो, जब तक मेरी वह छत पक्की न हो जाए। हाँ बोलो संजय भाई, तो वो हमने पहले बोला ना कि बेचारे दो दो राजेश जोला बल्लियां लगा के बैठा है, 50 साल हो गए, छत नहीं डाल रहा है, और दूसरा बेचारा छत डाल रहा है, बल्लियां नहीं लगाना चाह रहा। दोनों के काम होने वाले, दोनों के काम होने वाले नहीं है। इसलिए पदमचंद जी टोंगिया, 70 साल हो गए बल्लियां लगे हुए, डाल दो छत। बल्लियों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, बिना बल्लियों के छत ढलेगा नहीं, और बल्लियों से कुछ होगा नहीं। बल्लियां लगा और ऊपर में छत डाल। इसलिए संजय भाई, महावीर की देशना ऐसी है, भगवान ने ऐसी देशना कही है, और जो ऐसा करेगा उसका कल्याण नियम से होगा, और जो फेयर एंड लवली लगा के गोरा होगा उसका काम होने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।